बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जनाब चैप्टर 2 पीरा एक्ट का, जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ डील करता है कि जनाब ये जो पीरा है इसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसमें कितने मेंबर्स होंगे और कितने वो टाइम के लिए होंगे, उनको कैसे उनकी इस्टेब्लिशमेंट होगी। जो सेक्शन 3 है ये स्पेशली जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी के साथ डील करता है कि जनाब ये जो गवर्नमेंट होगी ये नोटिफिकेशन के ज़रिए जो उनका ऑफिशियल गज़ट होता है उसमें नोटिफिकेशन करेगी और एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे कि जनाब ये पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और ये तमाम जो पर्पसेस ऊपर हमने पढ़े हैं इसके प्रीएम्बल में, वो इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं या पर्पस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको कैरी आउट करने के लिए ये एक अथॉरिटी बनाई गई है। एंड इसकी जो सब क्लास 2 है उसमें कहा गया है द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉरपोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। ये जो अथॉरिटी होगी ये कॉरपोरेट बॉडी होगी एंड उसके पास एक जो उसकी सील होगी, सील से मुराद उसकी स्टैंप वगैरह होगी, ठीक है। और उसके पास उसकी अलहदा से पावर्स होंगी कि वो जनाब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है या किसी भी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है ये जो अथॉरिटी होगी। एंड मे बाय इट्स नेम सू और बी सूट, यानी कि इसके नाम पे ये जो पीरा है इसको आप केस भी कर सकते हैं और ये पीरा वाले आप पे भी केस कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। थर्ड वन है जो पीरा का हेड क्वार्टर होगा वो कह रहे हैं कि जनाब लाहौर में होगा और बाकी इसके जहाँ जहाँ पे अथॉरिटी मुनासिब समझेगी इसके सब ऑफिसेस बना दिए जाएंगे। एंड नंबर 4 है सेक्शन 4 कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी। द अथॉरिटी शैल कंसिस्ट एज फॉलोज। जो अथॉरिटी है वो कह रहे हैं कि जनाब अथॉरिटी में ये पर्सन जो हैं ये शामिल होंगे। नंबर 1 पे है द CM ऑफ पंजाब, ये इस अथॉरिटी के जनाब चेयरपर्सन होंगी। एंड सेकंड वन है चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये इसका वाइस चेयरपर्सन होगा। एंड फर्दर ये जितने भी बताए गए ये सारे के सारे इसके मेंबर्स होंगे, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये भी इसका मेंबर होगा। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट से एक बंदा लिया जाएगा, सेक्रेटरी जो होगा वो भी इसका मेंबर होगा। प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर ये भी इसका मेंबर होगा, जिसको हम IG वगैरह कह सकते हैं। एंड सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी होगा इसका मेंबर। सेक्रेटरी सर्विसेज विंग इसका मेंबर होगा। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट इसका मेंबर होगा। सेक्रेटरी जो होगा पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का वो भी इसका मेंबर होगा। जो सेक्रेटरी होगा प्राइस कंट्रोल का वो भी इसका मेंबर होगा। और 3 मेंबर्स आ जाएंगे जिसमें इंक्लूड होंगे एक फ़ीमेल, ठीक है, और ये होंगे प्रोविंशियल असेंबली के भी मेंबर और इनको नॉमिनेट किया जाएगा CM साहब की तरफ से। एंड इसकी क्लॉज L जो है वो है 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे इसमें, ठीक है, इंक्लूडिंग फीमेल मेंबर टू बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन पैनल। अब ये सिलेक्शन पैनल हमने ऊपर पढ़ा था कि वो कौन होगा, उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, ये आगे भी इसको तफसील में बताया गया, ये भी इसके मेंबर्स होंगे। एंड लास्ट वन है डायरेक्टर जनरल, जो कि इसका मेंबर या इसके जो सेक्रेटरी के जो फ़राइज़ होंगे वो सारे अंजाम देगा। और ये जो पूरी की पूरी हमने पढ़ी है एक हायरार्की है पूरी की पूरी एक अथॉरिटी की, कि अथॉरिटी में कौन कौन से मेंबर्स या कौन कौन से उसमें चेयरपर्सन होंगे, कौन उसमें वाइस चेयरपर्सन होगा, कौन उसका सेक्रेटरी होगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब इसकी क्लॉज 2 है दी चेयरपर्सन। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जनाब उनका टेन्योर क्या होगा या वो कौन कौन सी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करेंगे। अब चेयरपर्सन की क्या ड्यूटी होगी? द चेयरपर्सन में डेलीगेट इज़ अथॉरिटी। अब ये चेयरपर्सन साहब क्या करेंगे कि अपनी अथॉरिटी ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी अथॉरिटी या अपनी पावर्स वाइस चेयरपर्सन को भी तफवीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनकी कोई भी जो ड्यूटी है, कोई भी जो फंक्शन है वो आगे तफवीज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड वन है द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स एट क्लॉजेज K एंड L। अब जो क्लॉज K एंड L हमने ये 3 मेंबर एंड 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स वाली जो क्लॉज पढ़ी है, इसमें वो कह रहे हैं कि जनाब
The appointment of members at clause K and L shall be notified in the official gazette. जब भी इन क्लास K और L के मेंबर्स को जो है अपॉइंट किया जाएगा तो इनका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाएगा। नंबर 4 है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1। जो सब सेक्शन 1 में चीज़ें बता दी गई हैं उसके हट के द अथॉरिटी मेक को ऑप्ट इन एनी मीटिंग। अब जो अथॉरिटी है वो किसी भी मीटिंग में आ सकती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द रेलिवेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्केड्यूल लॉज। अब जो अथॉरिटी है वो ज़िम्मेदार ठहराएगी किसी भी मीटिंग में जो मुतलका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होंगे हर डिपार्टमेंट के, उनसे पूछा जाएगा, उनसे जो स्केड्यूल्ड लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा जाएगा मीटिंग में। एंड 5th वन है द इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट की प्लेजर है, तो वो उनको मज़ीद भी उनकी सर्विसेज को ले सकती है। एंड 6th वन है द इंडिपेंडेंट मेंबर में रिज़ाइन एट एनी टाइम। जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं वो किसी भी टाइम पे रिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है इसमें कि वो 1 महीने का नोटिस देंगे गवर्नमेंट को कि हमने जनाब अब ये जॉब नहीं करनी, अब हम इससे आज़ादी चाह रहे हैं, तो वो 1 महीने का नोटिस दे के इससे रिज़ाइन ले सकते हैं। एंड 5th वन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन पैनल है। सिलेक्शन पैनल देयर शैल बी सिलेक्शन पैनल कंसिस्टिंग ऑफ 3 पर्सन। अब आप ये भी चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि जनाब जो सिलेक्शन पैनल होगा उसमें 3 बंदे शामिल होंगे जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे अदर दैन सर्विंग पब्लिक सर्वेंट। और इनकी क्वालिफ़िकेशन भी बता दी गई हैं कि जनाब वो जो सिलेक्शन पैनल होगा वो सरकारी मुलाजम नहीं होंगे या वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होंगे। नंबर 2। नंबर 3 पे है उनको नॉमिनेट किया जाएगा सीएम साहब की तरफ से, ठीक हो गया, और उनकी ड्यूटी होगी वो इंडिपेंडेंट मेंबर को सेलेक्ट करेंगे। एंड सेकंड क्लॉज ये है कि जनाब द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी बाय मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन पैनल। अब सिलेक्शन पैनल में 3 ही तो बंदे हैं, उनकी मेजॉरिटी 2 बंदे जो होंगे या 2 मेंबर्स जो होंगे उनमें से जिसको वो सेलेक्ट करेंगे उसी की सिलेक्शन हो जाएगी। एंड द सिलेक्शन शैल बी कम्प्लीटेड विद इन 30 डेज़। और 30 दिन के अंदर अंदर सिलेक्शन मुकम्मल होगी। एंड कमेंसमेंट ऑफ सच प्रोसेसेस, और 30 दिन के अंदर अंदर ही वो ये सारा जो तरीक़ेकार है इसको मुकम्मल करेंगे। एंड 3rd वन द सिलेक्शन पैनल शैल इनवाइट एप्लीकेशंस फ्राम द पब्लिक फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स। अब ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स की सिलेक्शन के लिए आम लोगों से दरख्वास्तें मतलूब की जाएंगी। एंड शैल आफ्टर इंटरव्यूइंग एलिजिबल कैंडिडेट्स, और ये सिलेक्शन पैनल जो होगा उनसे टेस्ट लेगा, उनसे इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेने के बाद जो वो रिकमेंड करेगा अपनी रिकमेंडेशन वो गवर्नमेंट को भेज देंगे कि ये बंदे जनाब इनको आप अपॉइंटमेंट कर दें, इनकी अपॉइंटमेंट कर दें एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर। 4th वन है द डीजी शैल प्रोवाइड द सेक्रेटरियल सपोर्ट टू द सिलेक्शन पैनल टू कैरी आउट देयर ऑफिशियल बिजनेस। अब ये जो सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी होगी कि जनाब वो सेक्रेटरियल सपोर्ट जो होगी सिलेक्शन पैनल को वो प्रोवाइड करेगा। एंड 6th वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे अहम है, क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर। यानी कि कौन कौन से बंदे हैं जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स बन सकते हैं या कौन कौन से बंदे हैं जो इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकते। इसमें क्लियर कट बताया गया है कि सबसे पहले नंबर पे ये है इम्पिकेबल इंटेग्रिटी, यानी कि हर वो बंदा जो कि माशरे में मुअज़्ज़ज़ होगा, जिसकी कोई रिस्पेक्ट होगी, वो बंदा इंडिपेंडेंट मेंबर बन सकता है। नंबर 2 पे प्रोफेशनल कम्पिटेंस, प्रूवन प्रोफेशनल कम्पिटेंस इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, या वो प्रोफेशनली कम्पिटेंट हो कौन कौन सी फील्ड में, सोशल वर्क में, लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में या कॉरपोरेट में, तो वो बंदा जो है इंडिपेंडेंट मेंबर बन सकता है। क्लास 2 इसकी है कि कौन कौन से बंदे इसमें मेंबर नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट मेंबर। उसमें नंबर 1 पे है कि ये बंदे जनाब डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। नंबर 1 है कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो बंदा होल्ड कर रहा है वो इसमें जो इंडिपेंडेंट मेंबर है नहीं बन सकता। नंबर 2 पे कोई भी बंदा जो कि फ़िज़िकली या मेंटली इनकेपेबल है, ठीक है, या बीमार है। एंड 3rd वन है जो कि बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है,
फोर्थ वन है वो बंदा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जो सर्विसेज है गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एंड फिफ्थ वन है कि वो बंदा किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है या गवर्नमेंट के उसमें शेयर्स हैं। एंड नेक्स्ट वन है हैज़ बीन डिसमिस्ड, या वो बंदा गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉयमेंट से मिसकंडक्ट की बुनियाद पे या किसी करप्शन की बुनियाद पे वो डिसमिस हो चुका है। एंड हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल फॉर क्रिमिनल ऑफेंस, या वो बंदा कन्विक्टेड है या वो बंदा उसका जो इंटरेस्ट है वो पीरा के जो प्रीएम्बल है उससे कन्फ्लिक्ट करता है, तो वो भी बंदा इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं बन सकता। 7 है मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। अब जो अथॉरिटी है उसकी वैसे टाइम टू टाइम मीटिंग्स होनी है, तो हम इसको कैसे जो है मीटिंग कब होनी है या मीटिंग को कौन कॉल कर सकता है, कितने टाइम बाद होनी है, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में बताई गई हैं। दी अथॉरिटी सबसे पहले आ गई, दी अथॉरिटी शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस। अब जो है अथॉरिटी की वो कह रहे हैं कि जनाब ये मर्ज़ी है कि वो जब चाहेगी, दी अथॉरिटी शैल लाजमी तौर पे करेगी, टाइम एंड प्लेस अब ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि जनाब कौन सी जगह पे, कौन सी प्लेस पे, कौन से टाइम पे उसने अपनी जो बिज़नेस है, अब अथॉरिटी का कौन सा बिज़नेस है जो कि पीरा एक्ट के अंडर बताया गया है, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए क्या करेगी, वो मीटिंग को बुलाएगी। एंड मीटिंग्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड अनटिल सो प्रेस्क्राइब्ड एज द अथॉरिटी में डिटरमिन। मीटिंग का जो भी तरीक़ाकार है वो कह रहे हैं या तो उसको प्रेस्क्राइब कर दिया जाएगा रूल्स में, पीरा रूल्स में, या तो उसको बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे मीटिंग होगी, या फिर जब तक रूल्स नहीं बनाए जाते तब तक अथॉरिटी जैसे चाहेगी वो मीटिंग्स को कॉल करेगी। सेकंड क्लॉज है द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन। अब ये है कि जनाब जो मीटिंग होगी उसको कौन प्रिजाइड करेगा, ठीक है, उसका चेयरमैन कौन होगा। उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब जो चेयरपर्सन होगा अथॉरिटी का वो उस मीटिंग को प्रिजाइड करेगा और उसकी गैर मौजूदगी में जो वाइस चेयरपर्सन होगा वो उसको हेड करेगा। और अगर वाइस चेयरपर्सन भी नहीं है तो कोई भी मेंबर जो कि चेयरपर्सन नॉमिनेट कर देगा कि ये वाला बंदा जो है ये इस मीटिंग का जो है चेयरपर्सन होगा, ये इस मीटिंग को हेड करेगा, तो वो बंदा जो है उस मीटिंग को हेड करेगा और उसका चेयरपर्सन होगा। एंड थर्ड वन है द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स, यानी कि अथॉरिटी के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी कम अज़ कम 1/2 यानी कि आधे मेंबर्स होंगे तो ही जो है मीटिंग कॉल की जाएगी या मीटिंग को बुलाया जाएगा, अदरवाइज़ मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, या मीटिंग का कोरम ये है 1/2। एंड फोर्थ वन है द डीजी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल ए मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। अब जो है चेयरपर्सन साहब डायरेक्टर जनरल को कहेंगे कि जनाब मीटिंग को कॉल करें, ठीक है, तो वो मीटिंग डायरेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेयरपर्सन जो डीजी है वो मीटिंग को कॉल करेगा। द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। अब जो अथॉरिटी ने किसी भी किस्म का कोई फ़ैसला लेना है तो वो फ़ैसला उसकी मेजॉरिटी की बुनियाद पे लिया जाएगा। जो एक अथॉरिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स जो हैं वोट करेंगे, और अगर वोट वो बराबर हो जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें जितने भी अथॉरिटी के मेंबर्स हैं वो बराबर हो जाते हैं, इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो जाती है, तो फिर जनाब जो चेयरपर्सन होगा वो भी अपना वोट जिस साइड पे कर देगा वो वाला जो लॉ है या वो वाला जो डिसीजन है उसको एडमिट किया जाएगा, उसको माना जाएगा। एंड 6 वन है द डायरेक्टर जनरल शैल मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ मिनट्स एंड डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी। अब जो डायरेक्टर जनरल होगा वो उस मीटिंग को रिकॉर्ड भी करेगा, उसके सारे मिनट्स और उसके जो डिसीजन होंगे उनको भी वो क्या करेगा, वो उसको मेंटेन करेगा। 7 है नो एक्ट डिसीजन ऑर्डर और प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी और ए कमेटी constituted by the authority shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution of the authority। अब जो है अथॉरिटी में कोई भी वैकेंसी हो जाती है, खाली सीट हो जाती है, या कोई भी उसमें उसकी बनावट में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी इस्टेब्लिशमेंट में क्या हो जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है,
तो इस वजह की बुनियाद पे अथॉरिटी के किसी भी फ़ैसले को, किसी भी एक्ट को आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये इनवैलिड हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जनाब ये अथॉरिटी का मीटिंग्स कैसे होंगी। अब 8th वन है डीजी, डायरेक्टर जनरल, कि जनाब जो द चीफ मिनिस्टर में अपॉइंट ए डायरेक्टर जनरल वो शैल बी एन ऑफिसर ऑफ बेसिक स्केल 19, यानी कि 19वें स्केल का एक बंदा जो है चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया करेगा, जिसको हम डायरेक्टर जनरल बोलेंगे, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पास से लिया जाएगा या पीएमएस से लिया जाएगा। इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, उन शराइत व ज़वाबित की बुनियाद पे जो कि प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं रूल्स में। अगर रूल्स में प्रेस्क्राइब नहीं किए गए तो तब तक जो चीफ मिनिस्टर डिटरमिन करेगी वैसे ही उसको अपॉइंट किया जाएगा। एंड सेकंड वन, द डायरेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। अब जो डायरेक्टर जनरल है वो सभी जो एक्ट हैं, जो पर्पसेस हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द डायरेक्टर जनरल शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटरियल फंक्शंस एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द अथॉरिटी। अब जितने भी सेक्रेटरियल फंक्शंस हैं, ठीक है, या जो सपोर्ट है अथॉरिटी को प्रोवाइड करने के लिए, वो सारी की सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर जनरल की होगी। द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज मेंशन इन द एक्ट और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और डेलीगेटेड टू हिम बाय द अथॉरिटी। या तो अथॉरिटी उसको पावर्स डेलीगेट करेगी या जो रूल्स उसको या जो एक्ट है उसको पावर्स देगा, वो पावर्स जो हैं एक्सरसाइज की जाएंगी बाय द डीजी। 9 कमेटीज़ हैं। The authority may constitute such committees as it may deem necessary for carrying out the purposes of this act। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि जनाब पूरे पंजाब में अथॉरिटी ही अपने फंक्शंस परफॉर्म करे, सिर्फ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी अपनी आसानी के लिए क्या करेगी कि जनाब मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनाएगी जो इस एक्ट के जो पर्पसेस हैं हमने प्रीएम्बल में पढ़े उनको कैरी आउट करेगी। एंड सच कमेटीज़ shall exercise such powers and perform such function as may be assigned to him by the authority। और जो कमेटीज़ होंगी वो तमाम वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी जो उसको अथॉरिटी की जानब से अनायत किए गए हैं। नंबर 2, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, द कमेटी मे को ऑप्ट एनी पर्सन अदर दैन ए मेंबर ऑफ अथॉरिटी टू अटेंड ए मीटिंग ऑफ द कमेटी। यानी कि जो कमेटी है वो किसी भी बंदे को ले सकती है माँ सिवाय मेंबर ऑफ अथॉरिटी। कोई भी मीटिंग उसने करनी है, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कमेटी किसी भी बंदे को ऑप्ट कर सकती है, लेकिन उसमें मेंबर ऑफ अथॉरिटी नहीं आ सकते। एंड नंबर 10 है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम देयर अंडर द अथॉरिटी में एक्सरसाइज सच पावर एंड टेक सच मेजर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। ठीक हो गया। अब जो अथॉरिटी है उसके पास तमाम पावर्स हैं, तमाम वो फंक्शंस वो परफॉर्म करेगी जो उसको बता दिए गए हैं कि जनाब ये पावर्स हैं, ये फंक्शन ज़रूरी हैं।